आज एक नोटिफिकेशन सामने नजर आया, गज़ट नोटिफिकेशन है, जिसके मुताबिक हुकूमत ने ऑथोराइज़ कर दिया है आईएसआई को कि वो पाकिस्तान में किसी का भी फ़ोन चाहें तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये कौमी सलामती के तकाज़ों को सामने रखते हुए इस चीज़ की इजाज़त दी गई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को इख्तियार होना चाहिए इस तरह फ़ोन इंटरसेप्ट करने का? तो दुनिया सारी में शायद ही कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी हो को जो फ़ोन किसी का इंटरसेप्ट ना करती हो। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, लेकिन किसी ज़ाब्ता कार के तहत ऐसा होना चाहिए या एक बिल्कुल आपको ब्लैंकेट ऑथोराइजेशन मिल जानी चाहिए कि आप जाइए जिसका फ़ोन रिकॉर्ड करना कर लीजिए। ये मामला कभी भी खुल के इस तरीके से सामने नज़र नहीं आया। हालांकि बहुत से लोग इशारों कनायों में ज़िक्र करते थे। हम मीटिंग करने जाते थे बाज़ लोगों से, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, वो फ़ोन हमारे बंद करवा देते थे। फ़ोन बंद करवाने तक भी यहाँ तक नहीं था रहता कि बंद करके यहाँ रख दें, बल्कि बाज़ मीटिंग्स ऐसी थी जो कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, वो कहते थे इसको ऑफ़ करके तो कमरे के बाहर छोड़ कर आएँ, फिर अंदर बैठ के मीटिंग होगी। तो इस कदर इस फ़ोन से खौफ था। तो हम लोग कहते थे कि ठीक है, शायद इनका फ़ोन इंटरसेप्ट होता होगा, या हम लोग मीडिया पे आते हैं, बड़े बड़ी शख्सियात से मिलते हैं तो हमारे फ़ोन टैप होते होंगे। लेकिन फिर जब ये मामला हाई कोर्ट के सामने आया, जजेज़ की कुछ शिकायत सामने आई, जजेज़ ने ऑर्डर जारी किया, तो वहाँ जाकर ये राज खुला कि पहले तो हाँ ना में बात गोलमोल की जा रही थी। वहाँ ये बताया गया कि पीटीए का जो इख्तियार है किसी को लाइसेंस जारी करने का, उसके अंदर एक चेक के अंदर ये लिख दिया गया है कि 2% जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं किसी भी फ़ोन कंपनी के, उनका डाटा पूरा रिकॉर्ड करने के लिए, कॉल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए वो ख़ुद से अपने सिस्टम के अंदर डिवाइस लगाएंगे, और जब भी वो रिकॉर्ड चाहिए होगा किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को, उनको रिक्वेस्ट करेंगे और वो तफसीलात पूरी मिनवन उस तक पहुँचा दी जाएंगी। ये पाकिस्तान में ऐसे मुसलसल होता जा रहा है कई सालों से, और 9/11 के बाद एजेंसीज़ की कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, आईएसआई की भी और आईबी की भी, और हो सकता है कि बाकियों ने, कोई एफआईए ने या किसी और ने भी, पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने भी सिस्टम लगा लिया, मुझे पता नहीं है, लेकिन दो के पास ये सलाहियत मौजूद है। आईएसआई के पास भी है और आईबी के पास भी है। एमआई शायद इस तरह के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है, मुझे मालूम नहीं है। इन दो एजेंसीज़ को या बाकी एजेंसीज़ को एक ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए था जो फेडरल कैबिनेट डिस्कस करती, पार्लियामान के अंदर उसको टेबल किया जाता, और उसके ऊपर एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म होना चाहिए था, जिसके नतीजे में इनको इजाज़त दी जाती कि कौन ऑथोराइजेशन करेगा, किस किस के फ़ोन आप टैप कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यकीनन करना चाहिए। मेरी ज़रूरत है तो मेरा भी करना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ जहाँ किसी को लगता है कि ये पाकिस्तान की सलामती के अमूर के मुनाफी काम कर रहा है, तो इसको ट्रैक करना चाहिए, तो ज़रूर करें। लेकिन हर एक को क्या ब्लैंकेट एक किस्म की ऑथोराइजेशन जारी कर देना, ये दुरुस्त है बात? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर हाथ कटवा दिए हों अगर, और दूसरे को इख्तियार दे दिया हो एक एजेंसीज़ को, तो फिर एजेंसीज़ मनमानी आमतौर पर करती हैं दुनिया सारी में। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी नहीं होगी कि जिसको बहुत ज़्यादा पावर्स और इख्तियार मिल जाए और आप कहें कि उसके ऊपर वो चेक लगा के रखेगी। नहीं, चेक नहीं लगा के रखेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को इंटरसेप्ट करके, वो उनका डोमेन है, उनकी प्रोफेशनल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ वही है कि उन्होंने अगर जासूसी करनी है तो उसी तरीके से करेंगे। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस से इमरान खान की कॉल भी लीक हुई, इमरान खान की अहलिया की कॉल भी लीक हुई, मरियम नवाज़ की कॉल भी लीक हुई, शहबाज शरीफ की कॉल्स भी लीक हुई। वो डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग लीक हुई। तो कौन महफूज है? अगर प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है, जजों ने शिकायत की कि उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो महफूज नहीं है, तो महफूज कौन है? तो इसके ऊपर एक ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए था, जो मेरे ख्याल में मुनासिब तरीक़ाकार यही होता कि फ़ेडरल कैबिनेट एक समरी डिस्कस करती, एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म बनाती, और उसूली तौर पर वो पार्लियामान की कोई ओवरसाइट कमेटी होनी चाहिए थी फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो उसको डिस्कस करती, और उसके नतीजे में फिर आप तरीक़ाकार तय करते कि वो ग्रेड 18 से नीचे का अफसर नहीं होगा, और ये होगा और वो होगा, और किस किस का रिकॉर्ड किया जा सकता है। कहीं जेट ब्लैक टेररिस्ट या टेररिज्म में मुलव्वस जो तंजीमें हैं, उनका तो आपको देना चाहिए, उनको ऑथोराइज़ करना चाहिए कि ये दहशत गर्दी में मुलव्वस जो ग्रुप है, इन सारों को आप ट्रैक करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये 4th शेड्यूल वाले हैं, इनको आप सारों को ट्रैक करेंगे। एक बंदा निकला तो हम आपसे जवाब लेंगे, जवाब भी नहीं किसी से मांगना, और आपने मुकम्मल तौर पर उनको बाख्तियार भी बना दिया। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जिससे तवाज़ुन रहे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी भी कुछ मुनासिब यही होगा कि वफाक इसके ऊपर एक पोजीशन ले, और एक पोजीशन लेते हुए बाकायदा एक मैकेनिज़्म वज़ा करे, ज़ाब्ता अखलाक भी बनाए और ओवरसाइट मैकेनिज़्म भी वज़ा करे। जो सबसे बड़ी सियासी मैदान की खबर है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ रोज़ से समाअत कर रहा था, आज उसका जजमेंट उन्होंने रिज़र्व कर लिए, फ़ैसला महफूज कर लिया। वो है रिज़र्व सीटों का मामला। रिज़र्व सीट्स के ऊपर सबसे बड़ी इस वक्त जो गेम इधर या उधर किसी तरफ भी बाजी पलट सकती है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर उसकी गेम चल रही है कि पीटीआई की सीटें अगर तो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं
पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं, PMLN को मिल जाती हैं, JUI वालों को मिल जाती हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस वक्त उसके पास 2/3 मेजोरिटी हो जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो करना चाहते हैं अपना इख्तियार मजबूत करने के लिए या इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, या जुडिशरी को वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है उसको 3 साल की मुद्दत उसकी कर देते हैं। उसके लिए उनको वो अपनी 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी जिससे वो ये आईनी तरमीम कर सकते हैं। अगर ये सीटें PTI को वापस चली जाती हैं तो 2 काम होंगे। एक तो PTI पावरफुल ब्लॉक के तौर पर पार्लियामान में मर्ज कर जाएगी, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, वो एक यूनाइटेड 100 बंदों का या 110-20 बंदों का एक ब्लॉक खड़ा हुआ नज़र आएगा पार्लियामान के अंदर। वहाँ ये PMLN जो माइनॉरिटी पार्टी है इस वक्त पार्लियामान में हुकूमत में बैठी हुई है, इसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा एक जो शायद सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में ही तय करना, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुमात के दौरान इसके हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला था बल्ले का निशान लेने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, फिर बल्ले का निशान उनके अरकान से वापस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि उनके उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रटेशन की थी। उस गलत इंटरप्रटेशन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स थे उन सारों को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये हमने कहा ही नहीं था। तो वहाँ पर या तो बदनीति है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी काम हो। तो ज़िम्मेदारी का तयन अगर हो जाए तो एक पार्टी इसमें ऐसी होगी जिसका कसूर नहीं होगा। वो कैंडिडेट्स जिनको PTI ने टिकट्स जारी किए थे और टिकट्स होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनको टिकट्स डिनाई कर दिए, उनको बल्ले का निशान डिनाई कर दिया और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब उनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसकी तरफ इशारा किया था। मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा तो मुझे तो यही लगता है कि वो जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब की बात ही पकड़ी जाए और 3 दिन की मुद्दत अब उनको दी जाए अरकान को जो इंडिपेंडेंट जीते थे PTI के हमायत याफ्ता, कि उनको कहा जाए और पूछा जाए कि आपने PTI में आना है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आना है। फिर दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें से कौन सी जमात पार्लियामान के अंदर मौजूद है। इन्होंने पार्टी साइन के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये सवाल तो वहाँ एड्रेस हो जाता है कि पार्टी साइन इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन से गया था, इसमें पार्टी का कसूर नहीं है। फिर 9 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जिनके पास पार्टी साइन भी था और एफिडेविट भी जमा हुआ था, तो पार्लिमानी पार्टी भी बन जाती है। तो उनको वो मौका मिलना चाहिए। फिर वो अगर खुद ये पसंद करें कि हमने PTI की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना या किसी और जमात में जाना, तो ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन उस गलती की इस्लाह करनी सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक फ़र्ज़ बनता है, उसकी इस्लाह करे और मामला आगे बढ़ाए। कुछ आपको 1-2 स्टेटमेंट सुनवा दें जो जजेस ने आज कहीं। सबसे पहले जस्टिस अतर मनीला साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन और उसका जो बुनियादी हक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सारे मामले की सारी बहस के अंदर एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत से सियासतदान और सियासी जमातें बात नहीं करती कि वोटर्स को उनके फंडामेंटल राइट से महरूम किया गया। उनका हक था कि वो अपनी पसंद की जमात को, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करते, लेकिन यहाँ कुछ फैसलों या उसकी गलत इंटरप्रिटेशन के नतीजे में एक पूरी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया गया। जस्टिस अतर मनीला इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। Most important is that right of vote. Yes. No one is arguing that. Yes. And why the commission is shying away from showing its bona fides that it did its best to make conduct the elections fairly, just because that is very crucial. Where the major political party for which the actual stakeholders had voted, they were, whether it was mala fide or for whatever reason, were excluded from that political process. But again, you see, when we come to 51D, right of the political parties, it does not give any weightage to the independents. Serious questions raised regarding the elections that were conducted in 2018, and it had raised serious questions on the election commission as well. So are we going to repeat that? Are we just remain silent about it and allow the people to suffer and their fundamental rights be violated? जस्टिस अतर आगे मज़ीद कुछ और भी कहते हैं। वो कहते हैं कि 2018 में यही कुछ करके जो कुछ नून लीग के साथ किया गया था, 2024 वाले इंतखाब में वही सारा कुछ PTI के साथ हुआ। सुनिए वो क्या कहते हैं। राजा साहब, आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। सच बिल्कुल बोला जा रहा है। 2018 में जी PMLN के साथ वही हो रहा था जो आज PTI के साथ हो रहा है। And nobody speaks the truth. This is something known to everyone. Sir, I've written and that is how Constitution should be interpreted, to uphold the democratic principles and the structure, and particularly the rights of those voters who have been wronged. This court not correct the grave violation of
the entire electoral process by the Election Commission by excluding a political party from the election process. But all the facts are now before your lordships, and your lordships can make any order that advances and implements the constitution. इसका एक छोटा सा हिस्सा और आपको सुनाना चाहूँगा जहाँ इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के हवाले से उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। दिखाइएगा कि इंसाफ टिकट इशू टू मी 12 जनवरी को मुझे इशू हुआ, 13 जनवरी को मैंने ये फाइल कर दिया। मेक द पॉइंट। ये पॉइंट इज सिंपली दिस दैट दे हैव सप्रेस्ड द रिकॉर्ड। चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें काइंडली। I think it's very important in this particular case, the fairness of the elections and the role of the election commission itself. I'm grateful, if it can suppress some material information from us. From the Supreme Court. Then they said, sorry, we will not treat you as PTI candidates because the Supreme Court judgment. मुझे इन्होंने कहा कि हम ये रिसीव ही नहीं करते आपसे टिकट। Can we make the point now? Point is that the record filed by them is not reliable. गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते हैं। जी। अब तो ईसीपीपी मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी They are लिटिगेंट। acting as if there are adversaries. They have come before us to behaving like an ordinary litigant. Absolutely. They want to win the case. हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं शोएब शाहीन साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शोएब साहब जस्टिस अतर थ्रू आउट बहुत ही पावरफुल पोजीशन लेते रहे, बल्कि जस्टिस मंसूर ने भी, जस्टिस मुनीब ने भी, जस्टिस मंदोखेल ने भी काफ़ी हद तक उनका साथ दिया, जस्टिस आयशा ने भी। आज जजमेंट रिज़र्व होगी, फ़ैसला महफूज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए। एक बात तो तय हो गई, मेलाफाइडीज़ ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो सबके सामने खुल के सामने आ गया। यानी जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि सबसे बड़ी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है वो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। कई दोस्त नाराज़ होते थे जी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जुर्म करेगी तो जुर्म तो रहेगा ना। आज चीफ जस्टिस समेत सब ने इस बात को एग्री किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट नहीं किया। बेईमानी के नतीजे में उसको जानबूझ के एक पॉलिटिकल पार्टी को एक अरीना से निकालने के लिए प्रोसेस से उनको आउस्ट किया गया। यानी देखें, मेरा और इनका भाई मेरे सलमान का पहले दिन का, आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था, पहले दिन का हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने डिक्लेरेशन दी है कि वी आर पार्टी मेंबर्स। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर फैसला दिया है। ये नहीं कहा कि हम पार्टी के मेंबर ही नहीं रहे, हम पार्टी से ही फारिग हो गए हैं, तो लिहाजा हमें कम से कम पार्टी को की तरह ट्रीट किया जाए। इन्होंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा नहीं फारिग। लेकिन यहाँ बोझ सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन हुई है और इलेक्शन हो गए, सारे बैठे रहे आराम से। अब कह रहे हैं बताओ कहाँ से शुरू करें, तो वो वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से गलती हुई। खूबसूरत बात की। देखें, सुप्रीम कोर्ट का नाम जब आता है, हमें एहतियात का दामन भी हम हाथ से नहीं जाने देते, हमें एहतियात से बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखें, ये किसका हक था? ये पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये 70% ये जो नाखानदा आबादी है, जो सिर्फ एक निशान देख के वोट देता है, ये उनका हक था कि उनको किस सिंबल पे निशान लगाना है। आपने 70% आबादी को, वोटर को, आपने उनके हक से महरूम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बावजूद लोगों ने, आपके सामने है, ये इतना बड़ा इनकलाब था जिसका फ़ायदा लिया जा सकता मुल्क की खातिर। आपने उस इनकलाब को रास्ते में रुकावटें खड़ी करके मुल्क को अफरा तफरी में पैदा कर दिया। लोगों ने उसके बावजूद बाहर निकले, लोगों ने फिर भी वोट डाले। मैं ख़ुद गवाह हूँ, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ। लोगों ने वोट डाले 80%, 90%, 60%, 65%, जहाँ जहाँ जो हिस्सा था लोगों ने वोट डाले। मैं यहाँ 1,05,000 वोट लेके आया हूँ। ये नहीं कहता कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, इमरान खान के नाम पे वोट मिला। लेकिन खान साहब की यहाँ जो उस वक्त वोट लिए थे, 93,000 वोट लिए थे 2018 में, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने वोट दिया। इसके बावजूद कि मेरा, आपको पता है, मेरा इंतखाब निशान फाख्ता, उसके नीचे ऊपर हुदहुद, उसके नीचे तोता, उससे ऊपर मोर, 4 परिंदों के बीच में मेरा परिंदा रख के मुझे हवाले किया गया। उसके नतीजे में 8-10 हज़ार वोट मेरा ज़ाय हुआ। मगर उसके बावजूद, कैन यू इमेजिन, खुदा की कसम, आपका केस ट्रिब्यूनल में लगा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मैं उस ट्रिब्यूनल केस में नहीं जाना चाहता। देहातों में तारिक फजल साहब को जुर्माना हो गया 20,000 रिकॉर्ड का ना जमा कराने। कल आपके प्रोग्राम में भी उनको लिया हुआ था। अब अल्लाह करे कि वो कल फॉर्म ले आएंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। कल उनकी तारीख लगी, कल तारीख लगी हुई है, जो आप जमा कराएं। बात यह है कि सर नदीम भाई, लोग देहात की ख़वातीन, मैं सारा दिन फिरता रहा हूँ, सुबह मैं निकला, तमाम मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना, सबसे बड़ा हल्का था, एक पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ। यकीन करो,
ख़वातीन जो अनपढ़ हैं वो निशान लेकर आई हुई थी कि हमने इस तरह निशान लगाना है। इतनी लोगों में एक वलवला था कि हमने तब्दीली लेकर आनी है, और आपने उस तब्दीली को ये सारा कुछ होने के मरोड़ दिया। बावजूद आप लोग जीत गए थे, लोगों ने बड़ी तादाद में आपका निशान ढूंढ लिया, चिमटा भी ढूंढा उन्होंने, उसके थाली बावजूद बैंगन ये- ढूंढा, फाख्ता भी ढूंढी, उन्होंने सारों को जाके मोहरे मोहरे लगाई।